everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर 3rd दैट इज ग्रेविटेशन स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को जानना है जिन्हें अच्छे से समझने के लिए आपका बेस क्लियर होना चाहिए और वो बेस आपका क्लियर होगा इस चैप्टर को पढ़ने से। कैसे कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रही हूँ? समझो अगर आपको अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानना है या फिर यूनिवर्स के बारे में जानना है, कैसे स्टार्स मूव करते हैं, कैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं या फिर सैटेलाइट की मूवमेंट कैसे होती है, इवन अगर हम अपनी अर्थ की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं अर्थ पर जो कि हम तभी समझ सकते हैं जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आई मीन टू से दैट कि ये फाउंडेशन है, ये बेस है। अगर आपको इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को समझना है तो सबसे पहले आपको क्लास 9th के 3rd चैप्टर ग्रेविटेशन से एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग इस पूरी सीरीज में ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझेंगे, सो स्टे विद मी। अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने होंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच वाज गिवन बाय न्यूटन। तो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ जो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जाओगे तो वो एप्लीकेबल होगा, ये यूनिवर्सल लॉ दिया था। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से दो बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। प्लस कुछ पेपर पेन वाला वर्क भी करेंगे, मतलब हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। साथ में नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैपलर ने बहुत पहले प्लैनेट किस तरह से मोशन करते हैं इसके बारे में बताया था। हालांकि उसको जो एक्सप्लेन किया था अच्छे से वो न्यूटन ने ही किया था, तो वो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लॉज दिए थे कैपलर ने। 3 लॉज हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फ्री फॉल, यानी कोई भी बॉडी ऊपर से जब नीचे की तरफ गिरती है, किसके इन्फ्लुएंस में? ग्रेविटी के, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आकर जब वो नीचे की तरफ गिरती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। ठीक है, आराम से वो किसी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कांटेक्ट में आकर गिर रही है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब फ्री फॉल हो रहा है तो इसका मतलब टाइम के साथ साथ जो एक्सेलरेशन है बॉडी में वो भी हो रहा है ना। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन ऑब्वियस सी बात है होगा ही, तो ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो देखा आप लोगों ने ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर गिरने वाली चीज़ों पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए इक्वेशंस जो हम लोगों ने इक्वेशंस पढ़ी थी चैप्टर 1st में मोशन में, तो वो किस तरह से फॉर्म होती हैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो जिस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रहा हो। ठीक है, जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मास एंड वेट। हम लोग मास के बारे में जानेंगे, यानी मैटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, कितना ज़्यादा मैटर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है किसी भी बॉडी में, उसको हम लोग मास कहते हैं। और वेट क्या है? जो ग्रेविटी हम पर फोर्स लगाती है किसी भी बॉडी पर, उसको हम लोग वेट कहते हैं। ठीक है, तो वेट में फोर्स भी जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे दोनों ही। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं तो अकॉर्डिंग टू द CBSE 30% सिलेबस आप लोगों का डिडक्ट हो ही गया है। ठीक है, जैसे मान लो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत कहीं कहीं तो चैप्टर ही पूरे ख़त्म हो गए हैं, है ना। जैसे साउंड चैप्टर है आपका तो ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर हैज़ डिलीटेड। ठीक है, ऐसे ही अगर केमिस्ट्री की बात करें तो चैप्टर 1st जो मैटर इन आवर सराउंडिंग था वो भी पूरा
अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस इट हैज़ डिलीटेड। तो ऐसे ही ये जो बाद के टॉपिक्स हैं ये डिलीट हो चुके हैं, जिसमें कि हमारे थ्रस्ट, प्रेशर, बायंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और रिलेटिव डेंसिटीज आते हैं। पर जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को इन फ्यूचर हायर क्लासेस में इनको पढ़ना होगा और थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल, ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शुरुआत तो 9th से हुई है और आगे जाकर थोड़ा आपको बड़ा टॉपिक देखने को मिलेगा। तो जब तक आपके ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे यहाँ पर जो इस लेवल के हैं, तब तक आप वहाँ तक कैसे पहुँचोगे। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आपको ये टॉपिक्स भी पढ़ लेने चाहिए एज आई सजेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है, जो हम लोग 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, यानी किसी एक एरिया पर, कोई भी सरफेस एरिया है उस पर जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट फोर्स जो कि किसी एरिया पर, किसी सरफेस एरिया पर अप्लाई हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। और अगर हम परपेंडिकुलर फोर्स की बात करें, यानी किसी एक सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तब हम उसको थ्रस्ट कहते हैं। तो ये टॉपिक भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है बायंसी। आप लोगों ने देखा होगा जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो आपकी बॉडी का वेट बहुत हल्का हल्का सा लगने लगता है ना। अगर आप लोग कुछ भी, जैसे मान लो अगर आपका पास जग है और उस जग को आप पानी से भरी हुई बकेट में क्या करोगे, डिप कराओगे, ठीक है। अगर आप इमर्ज कराओगे तो ऐसा लगता है जैसे उसका जो वेट है वो हल्का हो गया हो, ऐसा लगता है कि पानी भी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हो अपने हाथ, आपके हाथ पर, है ना। तो वो क्या होता है, वो क्या है, बायंसी, ठीक है। बायंसी या बायंट फोर्स कहते हैं, जो वाटर फोर्स लगाता है अपवर्ड, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने वाटर से रिलेटेड ही प्रिंसिपल दिया था, यानी अगर किसी भी वाटर में हम किसी भी चीज़ को डिप कराते हैं, किसी भी थिंग, कोई भी हो सकता है, उसको हम डिप कराएंगे तो वो अपने वेट के बराबर ही वाटर को आउट कर देगी, ठीक है। वैसे तो डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। सपोज करो अगर आप बाथ टब में एंटर करते हो तो क्या होगा कि आप अपने वेट के बराबर वाटर को बाहर निकाल दोगे। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो वाटर अपने आप ही बाहर की तरफ छलक जाता है। तो वो क्यों छलक गया है, कितना वाटर छलक गया है, आपके वेट के बराबर, एंड दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना होगा दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी यानी कि वाटर से डेंसिटी को, अदर सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम, यानी किसी भी वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है, उसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो वो हम वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करेंगे। सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. So first of all, we'll discuss universal law of gravitation and also numericals based on this topic. So let's start studying gravitation. Previously हम लोगों ने पढ़ा था a force is necessary to produce motion in a body. किसी भी बॉडी को अगर हमें मूव कराना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक बॉल है, अगर हम इसे किसी हाइट पर रखकर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये नीचे आकर गिरेगी, यानी इसमें मोशन जनरेट हुआ। कैसे जनरेट हुआ होगा, फोर्स लगाया होगा तभी तो मोशन जनरेट हुआ। यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर अर्थ लगा रही है, अट्रैक्शन फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और वी कैन से ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तभी तो चीज़ें ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ ही आकर गिरती हैं, ठीक है। तो अर्थ की ग्रेविटी ही है, अर्थ का अट्रैक्शन ही है चीज़ों के लिए। अब इसका कॉन्सेप्ट हमें बताया किसने था, मतलब हमें ये तो पता चल गया कि अर्थ की ग्रेविटी ही है जो चीज़ों को ऊपर से नीचे लाती है, लेकिन ये बताया किसने था, किसको श्रेय जाता है इस बात का, तो सर आइजैक न्यूटन, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें ग्रेविटी के बारे में बताया। और एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इनसे रिलेटेड कि एक बार ये अपने गार्डन में बैठे हुए थे एक एप्पल के ट्री के नीचे, तो एक एप्पल पेड़ से टूटकर इनके सर पे आकर गिर जाता है। तब इन्होंने सोचा कि इस एप्पल के पास तो बहुत सारा ऑप्शन थे, मतलब ये ऊपर भी जा सकता था, लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकता था, ये नीचे ही क्यों आया, है ना।
तो ये किसकी वजह से आया है? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है। अर्थ ही है जो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। कहीं कहीं पर ये भी है कि ज़रूरी नहीं हम लोग ये जो बोलते हैं कि सर पे आकर गिरा था एप्पल, नहीं, ये एक विंडो से देख रहे थे और सामने बागीचे में, सामने जो गार्डन था उसमें एप्पल गिरा था, ठीक है। एप्पल ही गिरा, अच्छी बात है। तभी तो हम लोगों को जानने को मिला कि अर्थ ही है जो अट्रैक्ट कर रही है चीज़ों को, ठीक है। तभी तो ये फोर्स लगाकर चीज़ों को अपने सरफेस पर, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्शन मिलाती है, ठीक है। तो अर्थ अट्रैक्ट और पुल ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। और ये जो फोर्स वो लगाती है अट्रैक्शन के लिए, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और वी कैन से ग्रेविटी। आई होप समझ में आया होगा ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। अब इसके साथ साथ न्यूटन ने हमें ये भी बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, यानी इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। हमने तो पढ़ा है ना कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो अगर एक अट्रैक्ट कर रही है तो दूसरी भी अट्रैक्ट करेगी, बेशक वो ऑपोजिट अट्रैक्शन हो, है ना। तो जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम लोग अपने आप से शुरू करें तो आपके हाथ में फ़ोन है, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। पास में बुक्स रखी हुई हैं, वो भी आपस में अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, है ना। रूम में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, फैन है, जितनी भी चीज़ें हैं, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अगर मैं नॉन लिविंग की बात ना करके लिविंग की भी बात करूँ तो लिविंग थिंग्स भी आपस में अट्रैक्ट करती हैं, है ना। पर्सन टू पर्सन आपस में अट्रैक्शन होता है। और एग्जाम्पल लें तो जैसे यहाँ पर दो बॉल हैं, उनमें भी आपस में अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, अप्लाई हो रहा है, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर मैं यहाँ आउटसाइड द अर्थ की बात करूँ, ठीक है, ये तो अपना एरिया हो गया। अगर एरिया के बाहर यानी अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितनी भी जो सैटेलाइट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, हमारे भाई सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। सन 8 के 8 प्लैनेट को अपने चारों तरफ मूव कराता है या नहीं कराता? किसकी वजह से? अट्रैक्शन की वजह से। प्लैनेट भी सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। साथ में सैटेलाइट भी, भाई हमारी एक इकलौती नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून, अट्रैक्शन की वजह से ही तो अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। ऐसे ही अर्थ भी मून पर अट्रैक्शन कर रहे हैं, मून अर्थ पर अट्रैक्शन शो करता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। इन शॉर्ट हम लोग ये बोलेंगे। अब रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा सबका? चलो यहाँ पर हमें यूनिवर्स का तो दिखाई दे रहा है कि एक सन है और चारों तरफ उस पर प्लैनेट मूव कर रहे हैं। लेकिन जो हमने बॉल देखी थी, बॉल में भी हमने बोला कि जो अर्थ है, अर्थ ने बॉल को अट्रैक्ट किया तो बॉल नीचे की तरफ आ गई ना, सरफेस पर आ गई। तो ऐसा काम अर्थ के साथ क्यों नहीं हुआ? हमारी जो अर्थ है भाई वो ऊपर क्यों नहीं गई? बॉल भी तो अट्रैक्ट कर रही थी, बॉल की अट्रैक्शन की वजह से अर्थ भी तो ऊपर आनी चाहिए थी, है ना। आप लोगों ने देखा होगा अगर मैग्नेट के पोल्स को अगर पास पास लाते हैं तो अगर एक जैसे हैं तो रिपल्शन होता है, और अगर अलग अलग हैं तो अट्रैक्शन होता है। लेकिन होता दोनों के साथ ही है ना। अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों ही पोल आपस में बिहेव करेंगे, अट्रैक्शन, और अगर रिपेल करेंगे तो दोनों ही पोल आपस में दिखाई देंगे हमें बिहेव करते हुए कि ये रिपेल्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पर दोनों का क्यों नहीं दिखाई दिया मूवमेंट? अर्थ क्यों नहीं गई बॉल के पास? तो अब इन सब बातों का आंसर भी हमें न्यूटन ही देंगे, ठीक है। कौन सी बातें? कि हमारे चारों तरफ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यों एक दूसरे पर अट्रैक्ट नहीं हो गई, है ना। जो टेबल चेयर है क्यों हमसे आकर नहीं चिपक गई, हम उनसे क्यों नहीं चिपक गए। आसपास में हम लोग बहुत चलते हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, क्यों हम लोगों से चिपक नहीं जाते, लोग हमसे चिपक नहीं जाते। भाई जब अट्रैक्शन ही है तो वो दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे जैसे अर्थ ने बॉल को अट्रैक्ट कर लिया था, है ना। क्यों ऐसा नहीं दिखाई देता? तो कैसे पता चलेगा हमें? न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, विच सेज दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनका मास बहुत कम है तो फोर्स बहुत कम लगेगा, है ना। तो इफ द masses of the objects are small, the force between them
इज वेरी स्मॉल विच कैन नॉट डिटेक्टेड, ठीक है। तो अगर हम बाहर के मतलब यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स की बात करें और कंपैरिजन करें तो उसमें हमारा या बहुत मतलब पॉइंट से भी बहुत कम साइज हैं, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं हमारी इस अर्थ के अंदर, तो उनका पॉइंट में एक तरह से हम मास ले सकते हैं। बट इफ वन ऑब्जेक्ट इज वेरी बिग, अगर उनमें से एक ऑब्जेक्ट बड़ा है ना, जो बहुत ज़्यादा मास होगा, लार्ज मास होगा उसका, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी लार्ज, तब ग्रेविटेशनल फोर्स लार्ज होगा एंड दैट कैन बी डिटेक्टेड, हम लोग उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो बॉल और अर्थ के केस में अर्थ, भाई एक ऑब्जेक्ट का बड़ा होना चाहिए ना, मास ज़्यादा होना चाहिए, तो जो अर्थ है उसका मास है ज़्यादा, तभी जितनी भी चीज़ें हैं, भाई हम लोग भी अर्थ की सरफेस पर हैं, बाकी भी अर्थ की सरफेस पर हैं, है ना। ये जो एटमॉस्फियर है पूरा वो अर्थ की सरफेस यानी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बना हुआ है। तो जितनी भी चीज़ें अर्थ की सरफेस पर नज़र आती हैं उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है जो अर्थ लगा रही है, और वो ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है। अर्थ मास में अगर हम बात करें ना, उसका मैटर ज़्यादा है एज कंपेयर टू अर मैटर, जो हमारा मैटर है उससे। अगर हमारा मैटर ज़्यादा होता तो हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर लेते, है ना, या बाकी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते। तो आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो अट्रैक्शन इसीलिए शो नहीं होता क्योंकि मास है बहुत कम एज कंपेयर टू आउटसाइड द अर्थ। तो जैसे अर्थ है, मून है, सन है, इन सब का तो मास बहुत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये दिखाई देते हैं मूव करते हुए एक दूसरे के, जो अट्रैक्शन है उसका दिखाई देता है इफेक्ट, है ना। अब देखो मून पर अर्थ फोर्स लगाती है तभी तो मून चारों तरफ उसके घूमेगा, है ना। लेकिन मून जो लगा रहा है उसी की वजह से तो टाइड्स जनरेट होती हैं, है ना। तो इसका मतलब दोनों का जो मास है वो दिखाई देगा क्योंकि लार्ज मास है उनका, फोर्स दिखाई देगा, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दैट विल बी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग ये क्लियर करेंगे।